Hello friends, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important articles of 28th and 29th April 2021 from The Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download the PDF of today's lectures from our website www.inspirationies.org, as well as you can also download daily MCQs and Visitation magazine from our website. You can also follow our social media page like Facebook, Telegram channel, Instagram for more such study materials. Inspiration IS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCs. So if you are preparing for civil services examinations, you can enroll in this courses where you can prepare from your home itself. Inspiration IS has started its mock test series for UPSC and other state PCs prelim examinations 2021. This mock test series is available both in online as well as offline format. So if you are sitting for this year's prelims examinations, you can enroll in our mock test series. For more information, you can call in this given number. So let's start today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज़ है मरीब से रिलेटेड. रिसेंटली मरीब न्यूज़ में था. मरीब एक गवर्नेट है यमन में, और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो हाउती रेबल्स है, आपको मालूम होगा कि यमन आर्मी और हाउती रेबेलियंस के बीच में लड़ाई चल रही है, और मोस्ट पार्ट ऑफ दिस यमन, नॉर्दर्न यमन हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय हाउती रेबल्स. कहा यह जा रहा है कि हाउती रेबल्स आज मरीब तक पहुंचने वाले हैं, और अगर ये मरीब तक पहुंच गए और इसको अपने कंट्रोल में कर लिया तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल चला जाएगा. तो थोड़ा समझते हैं ये पूरा मसला क्या है, यमन मरीब रीजन कौन सा आता है, ये हाउती कौन है. तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये पूरा यमन का मसला है क्या. देखिए, मरीब जो है, मरीब इज द कैपिटल सिटी ऑफ मरीब गवर्नेट इन यमन. यमन बहुत सारे गवर्नमेंट का एक ब्लॉक है. जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है, वहाँ पर गवर्नरेट होता है, और यमन का मरीब जो रीजन है वो भी एक गवर्नरेट के अंदर में आता है. और इट वॉज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ सबा. कहा यह जाता है कि सबा जो एंशियंट किंगडम था उसका ये कैपिटल था मरीब, विच सम स्कॉलर्स बिलीव टू बी द एंशियंट शेबा ऑफ द बिब्लिकल फेम. तो बाइबल में जो सेबा के बारे में जो कंसेप्ट है वो कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं यही वो रीजन था जो बिब्लिकल सेबा जो यूज होता था टर्म. तो ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये मैप अभी प्रेजेंट यमन का है, और यहाँ जो रेड ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ये यमन की फॉर्मल आर्मी कंट्रोल करती है. ये जो ब्लू वाला जो रीजन दिख रहा है ये अल कायदा कंट्रोल करता है, और ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये रीजन यमन के जो हाउती रेबल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं. हाउती रेबल्स के जो लीडर थे उनका नाम था हुसैन अल हाउती, जिनकी मौत हो चुकी थी एक स्ट्राइक में. और अभी जो हाउती रेबल्स को जो कंट्रोल करते हैं, जो लीडर हैं जिनके हाउती रेबल्स के, उनका नाम है अब्दुल मलिक अल हाउती. हाउती एक रेबेलियन ग्रुप है जिसको कहा यह जाता है कि ईरान उसको सपोर्ट करता है, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, बट वो भी एलिज्ड है, कोई कंफर्म नहीं है. दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो उस गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दार मंसूर हादी, और ये यमन का भी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है. उनकी जो फॉर्मल आर्मी है इसको बैक सऊदी और अमेरिकन जैसे कंट्रीज करते हैं, और इन दोनों, ये हाउती और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चल रही है टू कंट्रोल ऑफ द यमन. देखिए, यमन की लड़ाई जो हाउती जो लड़ रही है उनका एक अपना स्टैंड. हाउती का कहना यह है कि यमन की जो गवर्नमेंट है वो करप्ट हो चुकी है, और वो यमनी लोगों को दूसरे फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज के हाथों बेच चुके हैं, जिसके लिए हाउती ये लड़ाई लड़ रहे हैं. और वो चाहते हैं कि ये जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटा दिया जाए और उनकी गवर्नमेंट आए. तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन है पूरे यमन का, और यमन कई सालों से ये सिविल वार का कंडीशन झेल रहा है. अभी जो मरीब है, मरीब एक ऐसा रीजन है यमन का जहां पर बहुत ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन होता है, एंड मरीब एंड इट्स सराउंडिंग ऑयल फील्ड मेक अप द लास्ट सिग्निफिकेंट पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड टेरिटरी इन द नॉर्थ. द रेस्ट ऑफ विच इज अंडर रेबल कंट्रोल. रेस्ट जो है अब लगभग रेबल, सना, इवन सना जो कैपिटल है वो भी कहीं ना कहीं हाउती रेबल ही कंट्रोल करते हैं. तो ये पूरा रीजन आज हाउती कंट्रोल कर रहे हैं.
और गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ नहीं चलता। जबकि अगर ये मरीब फॉल होता है तो पूरा का पूरा रीजन जो जो ऑयल रिच रीजन्स है वो भी हाउती के हाथ में चला जाएगा। The loss of Marib would be a major blow for the Yemeni government and for the Saudi Arabia, which has supported its military since 2015 after rebel capture Sana'a. सना को जब रेबल्स ने कैप्चर कर लिया था तब से ही सऊदी अरेबिया यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, और जो हाउती रेबल्स नहीं चाहते हैं, हाउती रेबल्स को ईरान सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कहीं ना कहीं ईरान भी इस लड़ाई के पीछे है। ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये सारा ही एलिज्ड कंसेप्ट है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। रिसेंटली हमारे जो फॉर्मर CAG थे GC मुर्मू, उनको इस ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सटर्नल ऑडिटर सिलेक्ट किया गया है, एंड हिज टर्म्स विल बी फॉर 3 years, 3 साल का उनका टर्म होगा स्टार्टिंग 2021। GC मुर्मू जी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और उनको इस OPCW का ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये OPCW है क्या, ये करता क्या है। देखिए, OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन्स के यूज और उसके फॉर्मेशंस, प्रोडक्शंस को प्रोहिबिट करता है, and it is an intergovernmental organizations and the implementing body for the chemical weapon conventions। ये केमिकल वेपन कन्वेंशंस का एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू अचीव द विजन ऑफ ए वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस। देखिए, केमिकल वेपन्स के जितने भी कन्वेंशन हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है OPCW, और कोशिश करता है कि इस दुनिया को केमिकल वेपन से फ्री कर दिया जाए। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे प्रीवियस पास्ट सिस्टम ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है। तो केमिकल वेपन्स एक ऐसा वेपन होता है जो पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत दिनों तक इफेक्ट करता है, और इस केमिकल वेपन्स को हटाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इसका इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है। OPCW का हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में, और OPC को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2013 में। OPCW का ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रॉय ऑल एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स अंडर द इंटरनेशनल वेरिफिकेशंस एंड मॉनिटरिंग केमिकल इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट केमिकल वेपन्स फ्रॉम री-इमर्जिंग एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शंस टू स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल थ्रेट। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। OPCW के कुछ पावर्स भी है, जैसे कि OPC is authorized to perform inspections to verify that signatory states are complying with the conventions। पहला ये इंस्पेक्शन कर सकता है। It can also perform testing of sites and victims of suspected chemical weapons attack। तो अगर कोई कहीं अगर अटैक होता है केमिकल वेपन्स का, तो वहां पर ये जाके इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, जो अगर मेंबर कंट्रीज के बीच अंदर में। इसका रिलेशनशिप UN के संग उतना कुछ खास तो नहीं है, बट OPC इज नॉट ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। OPCW यूनाइटेड नेशन का कोई बॉडी नहीं है। हाउएवर, by the 2001 relationship agreement between the OPC and the UN, the OPC reports on its inspection and other activities to the UN through the office of the Secretary General। OPC रिपोर्ट करता है अपने इन्वेस्टिगेशंस को UN के सेक्रेटरी जनरल के थ्रू UN में। तो एक तरह का एक सपोर्टिंग बॉडी है OPCW UN का। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में। रिसेंटली आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि हमारे कंट्रीज में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। फॉरेन कंट्रीज भी हमें हेल्प कर रही है, जैसे अमेरिका, रशिया और बाकी कंट्रीज भी हमें हेल्प कर रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे चीज़ों का सपोर्ट करके। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है। रिसेंटली कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है,
और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे। एक तो सुन रहे होंगे आप लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को भेजा है। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे बड़ी गैसेस है हमारा नाइट्रोजन, और दूसरी जो सबसे ज़्यादा गैसेस जो हमारे धरती में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो है ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरी गैसेस है। इतनी ऑक्सीजन है फिर भी हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि कोरोना के पेशेंट्स के जो उसके जो लंग्स होते हैं, वो लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बलगम भर जाते हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हमारे एल्वियोलाई तक। इसके चलते हमें कोई फोर्स्ड मैकेनिज्म चाहिए जो उस ऑक्सीजन को उस फोर्सली वहां तक पहुंचाए हमारे लंग्स तक। यही काम आता है हमारा वेंटिलेटर, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विथ ऑक्सीजन सिलेंडर इन शॉर्ट सप्लाई अक्रॉस सेवरल स्टेट्स, द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इज अमंग द मोस्ट सॉट आफ्टर डिवाइस फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, स्पेशली अमंग पेशेंट इन होम आइसोलेशन एंड फॉर हॉस्पिटल रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक तरह का मेडिकल डिवाइस होता है। इट फिल्टर्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये करता क्या है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को फिल्टर करता है एंड हेल्प इंडिविजुअल्स इनहेल इट थ्रू ए मास्क और कैनुला। और वो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से निकाला है ये मशीन, उस ऑक्सीजन को पेशेंट्स के अंदर में पंप कर दिया जाता है थ्रू कैनुला और मास्क के थ्रू। ये एक डिवाइस है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विजुअल्स है। इसमें एक पावर स्विच होता है, इंडिकेटर लैंप होता है, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है ऑक्सीजन चेक करने के लिए। एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। एक नॉब होता है ऑक्सीजन फ्लो मीटर को अप या डाउन करने के लिए। इनटेक एयर, ये जेट इनटेक एयर फिल्टर है यहाँ पर। उसी तरह से आउटपुट के लिए एक ह्यूमिडिफायर या नेबुलाइजर होता है, और एक यहाँ पर एलसीडी मशीन लगी होती है। जब ये मशीन ऑन होता है तो यहाँ से एयर को खींचता है ये मशीन, अंदर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी गैसेस को अलग कर देता है, और ऑक्सीजन को अलग करके यहाँ से पंप कर देता है, जो पेशेंट्स अपने कैनुला या नेबुलाइजर के थ्रू अपने सांस ले सकता है। ये मैकेनिज्म्स है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। दूसरा, वर्किंग अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में हम लोग को मालूम होगा कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, विथ अदर गैसेस मेकिंग अप रिमेनिंग 1%। The oxygen concentrator takes in this atmospheric air, filter it further. It releases the nitrogen back into the air and works on the remaining oxygen. This oxygen compressed and dispensed through a cannula is 90 to 95% pure. ध्यान रखिए, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, ये जो ऑक्सीजन जो सेंड करता है, वो 90 टू 95% प्योर होता है, जो सफिशिएंट है किसी कोरोना पेशेंट्स के लिए। एक प्रेशर वेल्व इस इन कंसंट्रेटर हेल्प रेगुलेट सप्लाई रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट। 1 से लेके 10 लीटर तक ऑक्सीजन पर मिनट ये सप्लाई कर सकता है ये प्रेशर वेल्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर एंटर करता है, और ये चेंबर के थ्रू 4 वे सोलेनॉइड वेल्व होते हैं जो एयर को वहाँ से फिल्टर आउट करते हैं। उसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को अलग किया जाता है और बाकी एयर को सेंड कर दिया जाता है, जो जाता है पेशेंट के कैनुला और नेबुलाइजर के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक मटेरियल यूज होता है जिसको हम लोग जियोलाइट बोलते हैं। ये सीव बेड की तरह होता है जो नाइट्रोजन को निकालने में हेल्प करता है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपको दिख रहा होगा, इस तरह के जो ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में मिलते हैं, इस ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रहता है। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर गिव यू ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन द सिलेंडर इज एम्प्टी इट नीड टू बी रिफिल्ड। जब ये सिलेंडर, जैसे आप एलपीजी गैस होता है वैसा ही कुछ ये भी होता है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन को कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है। इसको पेशेंट्स को रिलीज करके पेशेंट को दिया जाता है, और ये जो गैस एक लिमिटेड अमाउंट में, कोई 5 लीटर, 10 लीटर, 4 लीटर, इस रेंज में ये रहती है, ऑक्सीजन इसमें रहता है, और ये जब खत्म हो जाने के बाद फिर से इसको रिफिल करना पड़ता है।
ये आपको दिख रहा होगा एक रिफिल, ये ऑक्सीजन प्लांट है जहाँ पर ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को बनाया जाता है। ये भी एयर के थ्रू, एयर से फिल्टर आउट करके ही ऑक्सीजन बनाई जाती है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रेशर के थ्रू। तो ये है पूरा आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अगर डिफरेंसेस की बात कर लिया जाए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आर पोर्टेबल एंड नीड नो स्पेशल टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नीड टू बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन अ क्रायोजेनिक टैंकर। देखिए जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होता है ना, उसको क्रायोजेनिक टैंकर में सेंड करना पड़ता है। इस तरह के आप देखोगे कि यहाँ पर एक इस तरह का एक टैंकर होता है व्हाइट कलर का, जो क्रायोजेनिक टैंकर होता है जिसमें लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। दूसरा, ऑक्सीजन फ्रॉम कंसंट्रेटर इज नॉट एज प्योर एज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 99% प्योर होती है, जबकि ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है वो 90 to 95% होता है। तो फिर भी वो कोरोना पेशेंट्स के लिए सफिशिएंट होता है, बट ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आईसीयू में नहीं दिया जा सकता। Oxygen concentrator are the easiest alternative to cylinder, but can only supply 5 to 10 liters of oxygen per minute. Critical patient may need 40 to 50 liters per minute. कुछ क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं वो 40 से 50 लीटर चाहिए उनको पर मिनट, जिनको ये सप्लाई नहीं किया जा सकता, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं सप्लाई कर सकता। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑक्सीजन सिलेंडर, बट इट इज लार्जली ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, while ऑक्सीजन सिलेंडर इनकर रिफिलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ऑक्सीजन सिलेंडर सस्ता पड़ता है, बट ट्रांसपोर्टेशन और रिफिलिंग वापस बार बार करानी पड़ती है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये पूरा डिस्कशन रहा हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सिप्री का रिसेंट रिपोर्ट आया है, सिप्री रिपोर्ट 2020। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये दुनिया का आर्म्स के ऊपर में या आर्म्स और एमुनिशंस के ऊपर में इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो थोड़ा समझते हैं इस बार का सिप्री का रिपोर्ट क्या बोलता है। सिप्री का इस बार का रिपोर्ट कहता है कि द वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग राइजेस टू ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन इन 2020। पूरे वर्ल्ड मिलिट्री का जो स्पेंडिंग है वो लगभग 2 ट्रिलियन पहुंच गया है 2020 में। सोचिए ये एक ऐसा टाइम था जब दुनिया पूरी तरह से कोरोना से जूझ रही थी, फिर भी कंट्रीज ने लगभग 2 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है अपने मिलिट्री स्पेंडिंग्स में। In its report on trends in global military expenditure in 2020, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) has found that the world's top military spender, US, China, and India, saw their military spending go up compared to 2019, even during a pandemic year. इस पैंडेमिक ईयर में यूएस, चाइना और इंडिया जो टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स हैं वो 2020 में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं ये लोग अपने मिलिट्री के ऊपर में। लास्ट ईयर देखा जाए तो यूएस ने लगभग $778 बिलियन इन्वेस्ट किया है, चाइना $252 बिलियन, इंडिया लगभग $72.9 बिलियन, while India spending since 2009 grew by 2.1%. The increase of China was more moderate at 1.9%, and US saw a 4.4% growth over 2019 expenditure. तो कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले 2020 में कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है अपने वेपन्स और एमुनिशंस के ऊपर में। In total, the global military expenditure rose to 1981, लगभग 2 ट्रिलियन last year, an increase of 2.6% in real terms from 2019. The report it also mentioned that 2.6% increase in world military spending came in a year when the global GDP shrank by 4.4%. 2.4% इंक्रीज हुआ है मिलिट्री स्पेंडिंग पे, जबकि ग्लोबल जीडीपी 4.4% डिक्रीज हुई है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी, और लार्जली जो कोरोना के चलते। फिर भी लोगों ने अपने मिलिट्री स्पेंडिंग्स किए हैं इतने ज़्यादा। सिप्री करता क्या है? सिप्री एक स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट,
आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट के लिए। It was established on the basis of a decision by the Swedish Parliament and received a substantial part of its funding in the form of an annual grant from the Swedish government. Swedish government एक annual grant के form में SIPRI को provide कराता है funds, और SIPRI एक तरह का independent international institute है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, एंड सिप्री प्रोवाइड्स डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड अपॉन ओपन सोर्स टू पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स, मीडिया एंड इंटरेस्टेड पब्लिक। तो सिप्री ये जो डेटा, अपनी जो रिसर्च डेटा होती है वो ओपन सोर्स और पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को, मीडिया को और इंटरेस्टेड जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उनको ये डेटा प्रोवाइड कराता है। इंडिया के बारे में सिप्री ने क्या कहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन द स्टडी ऑफ सिप्री स्टेटेड आर्म्स इंपोर्ट बाय इंडिया डिक्रीज्ड बाय 33% बिटवीन 2011 टू 2015 एंड 2016-20। मतलब 2011 से 15 से लेके 2016 से 20 के बीच में इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ है 33%। तो हमने आर्म्स के जो इंपोर्ट में 33% का डिक्रीज हुआ है 2011 से लेके 15 और 2016 से लेके 20 के बीच में। रीजन, जो मेन रीजन वो कहा यह जा रहा है कि रशिया वाज द मोस्ट affected सप्लायर्स। रशिया, ऑल्दो द इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ यूएस आर्म्स ऑल्सो फेल बाय 46%। तो रशिया से हमने सामान कम लिया है एमुनिशंस, बट अमेरिका का भी डिक्रीज हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि रशिया से हमारी जो आर्म्स की इंपोर्ट थी वो रिसेंट टाइम्स में कम हुई है, बट सिर्फ रशिया से ही नहीं कम हुई है, अमेरिका से भी हमने आर्म इंपोर्ट्स कम किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द रिपोर्ट एट्रीब्यूट्स द फॉल नॉट टू द गवर्नमेंट पुश टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बट टू फैक्टर इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन रशियन आर्म्स एंड द कम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर। ऐसा नहीं है कि इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बशर्ते प्रॉब्लम ये है कि रशिया से जो माल, जो हमें जो वेपन्स मिलते हैं उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे और बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था, जिसके चलते ये कम हुआ है। द ड्रॉप इन इंडियन आर्म्स इंपोर्ट सीम्स टू हैव बीन मेनली ड्यू टू इट्स कम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस obtained with an attempt to reduce its dependence on Russian arms। तो रशियन आर्म्स के ऊपर में हमारी जो डिपेंडेंस थोड़ी बहुत कम हो रही है और हम अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ घर पे भी प्रोडक्शंस हो रही है, इन हाउस प्रोडक्शंस भी हो रही है, और हम अपने जो डिफेंस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे जगह पे, दूसरे कंट्रीज से। अभी भी इंडिया रिमेन्स द हाईएस्ट इंपोर्टर बिहाइंड सऊदी अरेबिया। सबसे जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो यूएस हो गया, यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है और चाइना है, जबकि जो बिगेस्ट इंपोर्टर जो है वो सऊदी अरेबिया और इंडिया है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लद्दाख इग्निटेड माइंड्स प्रोजेक्ट है। देखिए, रिसेंटली टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर लद्दाख स्टूडेंट्स द इंडियन आर्मी हैज इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड वेलनेस। तो ये एक आर्मी का प्रोजेक्ट है जो आर्मी ने लद्दाख में स्टार्ट किया है वहाँ के बच्चों के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, ध्यान रखिएगा इस प्रोजेक्ट को जो चालू किया है इंडियन आर्मी का फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स हैज साइंड ए कपल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL के संग उन्होंने ये MOU साइन किया है। एंड एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एक कानपुर बेस्ड NGO है, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीडो इन लेह। ये एक ट्राई ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे पहले है इंडियन आर्मी, दूसरा है HPCL और तीसरा है नीडो। तो हो सकता है UP से आपसे पूछे कि ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट को चालू कर रही है। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू एडवांटेज लद्दाख स्टूडेंट्स टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी इन नीश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स क्या है? ये एक तरह का कॉर्प्स है, ये यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। इट इज ए पार्ट ऑफ आर्मीज उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न कमांड। The 14th Corps look after military deployment along Kargil, Leh and look after the frontier with China, Pakistan and also guard the Siachen glaciers। तो 14th Corps भी क्या करता है? इस रीजन को कंट्रोल करता है, इस रीजन का प्रोटेक्शन करता है।
इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी विद द सपोर्ट ऑफ HPCL एंड नीडो will provide a holistic training of Ladakhi youth. In the first batch, comprising 20 girls and 45 students from Leh and Kargil district would get training for JEE and NEET entrance examination. तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है लेह और लद्दाख के लिए। हमारा जो अगला न्यूज़ है वो प्रोजेक्ट दंतक है। रिसेंटली प्रोजेक्ट दंतक का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ था। तो थोड़ा समझते हैं आखिर प्रोजेक्ट दंतक है क्या। देखो बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट दंतक वाज एस्टैब्लिश इन 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ थर्ड किंग ऑफ भूटान एंड उस समय के जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड अदर सच लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन भूटान। तो भूटान के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी वो थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। तो नोडल एजेंसी जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। की अचीवमेंट अभी तक क्या किया है दंतक ने? तो प्रोजेक्ट दंतक कंप्लीटेड द रोड कनेक्टिंग समद्रुप जोंगखार टू त्रासीगांग इन 1968। थिम्फू को कनेक्ट करता है फ्योंथो सोलिंग के संग उसी ईयर में। सम अदर नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट किया है दंतक ने, एक तो है उसमें पारो एयरपोर्ट है, यानफुला एयरफील्ड है, थिम्फू त्रासीगांग हाईवे है, टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेरुबत्सी कॉलेज, कांगलुंग एंड इंडियन हाउस स्टेट। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो दंतक ने कंप्लीट किया है। Along with the medical and educational facilities established by Dantak in far-flung areas were often the first in those locations. उसके बाद दंतक ने the project also established food outlet along the road. The famous Takhti canteen midway between Phutisonling and Thimphu is a compulsory stop for travelers. तो जो travelers उस एरिया से जाते हैं थिम्फू वगैरह तो बीच में ये पड़ता है, ये फेमस ताख्ती कैंटीन। इंडो और भूटान का अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो हमारा भूटान के संग बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है। आप कह सकते हैं कि इंडिया और भूटान एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, एक बहुत अच्छे अलाइज है। ये इसकी जो भूटान और इंडिया की जो रिलेशनशिप चालू हुई थी वो पीस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 से स्टार्ट है। द ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर अमंग अदर थिंग्स परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इक्वल जस्टिस टू ईच अदर सिटीजन्स। इन 2007 इस ट्रीटी को फिर से रीनेगोशिएट किया गया था एंड प्रोविजंस वेर इंक्लूडेड टू इनकरेज भूटान सोवरेनिटी, अबोलिशिंग द नीड टू टेक इंडियाज गाइडेंस इन फॉरेन पॉलिसी। पहले क्या होता था कि इंडिया की परमिशन लेना पड़ता था भूटान को अपने अलग दूसरे फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए, बट 2007 के बाद इसको हटा दिया गया। इंडिया की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। भूटान और इंडिया के बीच में बहुत सारे और भी मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है, जैसे कि बोथ ऑफ देम शेयर मल्टीलेटरल फोरम सच एज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, सार्क का मेंबर है दोनों जन। BBIN का भी पार्टनरशिप है भूटान, बिम्स्टेक का भी पार्टनरशिप है भूटान। तो कहीं ना कहीं इंडिया और भूटान बहुत जगह एक बहुत अच्छे अलाइज और फ्रेंड के तौर पे हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अगर बात किया जाए तो म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो प्रोजेक्ट कोऑपरेशन विद भूटान फॉर्म द कोर ऑफ बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक 1200 मेगावाट का पुनात शांगचू 1 एंड 1020 मेगावाट का पुनात शांगचू 2 एंड कोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। इंडिया इज द भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये भूटान हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इंडिया अपने इस फ्रेंड को, इस अलायंस को हमेशा खुश रखता है और हर संभव मदद करता है इंडिया भूटान का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।